आज हम बात करेंगे पावर कंजम्पशंस इन एसी सर्किट, मतलब अल्टरनेटिंग सर्किट में जो पावर कंज्यूम होता है उस पावर कंजम्पशंस के लिए क्या डेरिवेशंस है, कितना पावर कंज्यूम होगा। तो पावर कंजम्पशंस इन एसी सर्किट, पावर कंजम्पशंस इन एसी सर्किट, एसी सर्किट प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति का खपत, प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति का खपत, पावर कंजम्पशंस इन एसी सर्किट। देखिए इसमें होता क्या है कि करंट और वोल्टेज दोनों विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फ्लक्चुएट करता रहता है। तो जैसे मान लीजिए ये करंट जो है इस एसी सर्किट में I = I0 साइन ओमेगा टी है, और ये जो वोल्टेज है V = V0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई है। मतलब यहाँ करंट और वोल्टेज के बीच जो फेज डिफरेंस है, करंट का जो फेज है ये ओमेगा टी है और वोल्टेज का जो फेज है ये ओमेगा टी प्लस फाई है। तो दोनों के बीच जो फेज डिफरेंस है वो फाई का है। तो करंट और वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस है। कई बार ये फेज डिफरेंस नहीं रहेगा तो फेज डिफरेंस फाई का जो वैल्यू है ये 0 आ जाएगा। अब हम पावर देखते हैं तो पावर कितना कंज्यूम होगा। तो P = VI एक फार्मूला आप लोग पढ़े थे जिसको कि हम लोग पूरा यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, P = VI। अब दिक्कत की बात क्या है कि करंट का वैल्यू भी टाइम के रिस्पेक्ट में बदल रहा है, वोल्टेज का भी वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में बदलता चला जा रहा है। मतलब टाइम के बदलने से करंट भी बदल रहा है, टाइम के बदलने से वोल्टेज भी बदल रहा है। तो ये पावर कभी 0 हो जाएगा तो कभी कुछ हो जाएगा, कभी नेगेटिव आ जाएगा तो कभी कुछ, जिसकी वजह से एग्जैक्ट पावर कितना कंज्यूम हो रहा है ये कहना मुश्किल पड़ जाता है। तो इसको हम क्या करते हैं कि एवरेज ओवर फुल साइकिल इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ओवर फुल साइकिल इसको इंटीग्रेट करके एक एवरेज पावर कंजम्पशन को निकालने का कोशिश करते हैं। तो P = VI है तो V का वैल्यू कितना, तो V0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, V0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और P = VI, I कितना, तो I0 साइन ओमेगा टी। तो ये देखो V0 × I0 एक जगह लिख देंगे तो V0 × I0 ये साइन ओमेगा टी, और ये क्या आएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो साइन ओमेगा टी प्लस फाई अगर हम लिखना चाहें तो साइन A + B के फार्मूले पे इसको तोड़ सकते हैं। तो साइन A × cos B प्लस cos A × साइन B, साइन A + B, तो साइन A × cos B प्लस cos A × साइन B, साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो साइन ओमेगा टी × cos फाई प्लस cos ओमेगा टी × साइन फाई, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो V0 I0 साइन ओमेगा टी, और ये साइन A + B को अगर लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं साइन A × cos B प्लस cos A × साइन B। तो साइन A, ये साइन ओमेगा टी को अंदर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा V0 I0 ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी cos फाई अब प्लस cos ओमेगा टी × साइन ओमेगा टी, और ये साइन फाई। तो ये हुआ पावर का वैल्यू, लेकिन यहाँ भी पावर टाइम के रिस्पेक्ट से बदलता चला जाएगा। तो हमको यहाँ एवरेज पावर निकालना पड़ेगा। तो एवरेज पावर निकालने के लिए क्या करते हैं, पावर एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं और टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो टाइम से मल्टीप्लाई और टाइम से डिवाइड कर देंगे, टाइम कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ पावर बच जाएगा। लेकिन dt तो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है तो इसको हम 0 से t टाइम तक के लिए इंटीग्रेट कर लेते हैं, ऊपर और नीचे इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक कर लेंगे, तो 0 से t टाइम तक के लिए कर देंगे। अब हम देखते हैं ये dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा, नीचे जो dt का इंटीग्रेशन है ये
सिर्फ टी बच जाएगा, ये 0 से टी डिवाइडेड बाई नीचे डी टी का इंटीग्रेशन सिर्फ टी बचेगा, ये 0 से टी, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये पी डी टी, ये 0 से टी, ये 0 से टी, तो पी डी टी, तो डी टी का इंटीग्रेशन टी है, तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये 1/t, और ये क्या आएगा पी डी टी, ये 0 से टी। तो इसको इक्वेशन 1 मान के हम रख लेते हैं। आप लोग ये हम बगल में लिखते चले गए, आप लोग इसको ऊपर नीचे लिख लेंगे। ऊपर नीचे लिखने से होगा क्या कि देखने में अच्छा लगेगा और कैलकुलेशन भी आसान होगा। तो ये लेट कर लेते हैं कि ये पी डी टी का इंटीग्रेशंस अलग से करके और इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देंगे तो एवरेज पावर आ जाएगा। तो लेट पी डी टी, लेट आई इज, लेट मतलब होता माना, क्या माना हमने, ये पी डी टी को हमने एक अलग टर्म आई, कैपिटल आई मान लिया, तो ये पी डी टी का इंटीग्रेशन ये 0 से टी, इसको हमने अलग कर दिया, तो पी डी टी का इंटीग्रेशन अलग कर देंगे। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं ऊपर से ही, तो ये क्या होगा इसको हम लोग बारीकी से देखेंगे। तो पी डी टी का इंटीग्रेशन हुआ ये कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से टी, तो 0 से टी, तो p का वैल्यू कितना है, तो p का वैल्यू यहाँ आप ऊपर से देख सकते हैं, i इज इक्वल टू पी का वैल्यू क्या है, तो पी डी टी, तो p के 0 से t है, और p का जो वैल्यू है ये कितना है, तो v नोट आई नोट, और ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई, कॉस साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी, और ये साइन फाई, तो इसको टाइम से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी टी, ये 0 से लेके टी तक का इंटीग्रेशन, तो ये पी डी टी, पी का ही वैल्यू ये पूरे है, तो इस पूरे को इंटीग्रेशन करने का मतलब है कि दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो dt से मल्टीप्लाई करके इसका इंटीग्रेशन अलग कर देंगे, पुनः इसको dt से मल्टीप्लाई करके इसका इंटीग्रेशन अलग कर देंगे। तो इसमें क्या करते हैं, तो इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो v नोट आई नोट बाहर आ जाएगा, ये 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये कॉस फाई, और ये dt मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dt ये 0 से t, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके dt को मल्टीप्लाई करके इसका इंटीग्रेशन अलग कर लेंगे, पुनः ये v नोट आई नोट पुनः इसका बाहर आ जाएगा, ये 0 से t, और ये क्या बचेगा, तो साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, और ये साइन फाई, और पुनः इसमें भी dt का मल्टीप्लाई इसको करके इसका इंटीग्रेशन अलग, dt को मल्टीप्लाई इससे करके इसका इंटीग्रेशन अलग, जो मल्टीप्लाई में था दोनों में अलग अलग मल्टीप्लाई हो गया। तो इंटीग्रेशन से इन दोनों को बाहर इसलिए निकाल लिए कि v नोट आई नोट फिक्स वैल्यू था, ये बाहर आसानी से निकल जाएगा चूँकि कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन होता नहीं है। अब हम बात करते हैं इसको मतलब इंटीग्रेट कैसे किया जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, तो इसमें से भी कॉस फाई चूँकि कांस्टेंट है तो कॉस फाई को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो कॉस फाई को एक स्टेप में बाहर निकाल ही देते हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, चूँकि साइन जब स्क्वायर फंक्शंस में होता है तो इसका इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो इसको इस फार्मूले पे तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ भी साइन फाई कांस्टेंट है, तो वी नोट आई नोट, और ये साइन फाई तो बाहर ही आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन 0 से टी साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। और इसको क्या करते हैं, इसका भी इंटीग्रेशन आसान नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखेंगे क्या होगा, वी नोट आई नोट कॉस फाई। साइन स्क्वायर फंक्शंस को अगर हम बदलना चाहें तो यहाँ से 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी टी, ये 0 से टी तक इंटीग्रेशन कर देंगे, और ये प्लस वी नोट आई नोट साइन फाई बटे 2, ये 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, तो इसको लिख देंगे साइन 2 ओमेगा टी। तो चूँकि
ये 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो साइन 2 ओमेगा टी, ये 0 से टी और ये डी टी, इस तरीके से आएगा। अब हम क्या करेंगे आपको कल ही हम बताए थे साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो, उसका इंटीग्रेशन 0 से मतलब फुल साइकिल के लिए जैसे करेंगे तो साइन 2 ओमेगा टी, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन फुल साइकिल में 0 होगा। और कॉस 2 ओमेगा टी का भी इंटीग्रेशन अगर फुल साइकिल में करेंगे तो पूर्ण साइकिल में ये इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये कल भी हम चर्चा किए थे। तो वी नोट आई नोट कॉस फाई और ये 1/2 डी टी, 1/2 डी टी का इंटीग्रेशंस और माइनस 1/2 इसको अलग कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, ये 0 से टी का इंटीग्रेशंस इसका अलग, प्लस वी नोट आई नोट बाई 2 साइन फाई, और इसका जो इंटीग्रेशंस होता है ये 0 होता है। इसका इंटीग्रेशंस क्या होता है, 0 होता है। तो इसको हम लिख दिए। तो ये पूरा टर्म 0 हो गया और इसका भी इंटीग्रेशंस 0 होता तो अगले टर्म में उसको भी 0 कर देंगे। तो वी नोट आई नोट कॉस फाई, ये 1/2 डी टी का इंटीग्रेशन टी 0 से कैपिटल टी, और ये मंझली ब्रैकेट के अंदर था तो ये 1/2, इसका भी इंटीग्रेशन 0, तो पुनः ये भी 0 और ये तो 0 था ही था, तो ये तो 0 था तो इसको भी हम क्या कर देंगे 0। तो ये अपर लिमिट ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो वी नोट आई नोट कॉस फाई, ये 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वो टी अपर लिमिट, टी की जगह अपर लिमिट माइनस टी की जगह लोअर लिमिट, ये 1/2 वी नोट आई नोट कॉस फाई। ये क्या आएगा, आई का वैल्यू आया, और आई का वैल्यू जो है समीकरण 1 में रखा जाएगा। तो आई का वैल्यू अब हम इसको मिटा करके समीकरण 1 में रखते हैं। जिसको लिखना हो स्क्रीनशॉट खींच के या वीडियो को पॉज करके अपना लिख लेंगे, नोट बना लेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि आई का मान समीकरण 1 में रखते हैं। आई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जैसे ही आई का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो पी एवरेज इज इक्वल टू जो बचेगा, तो पी एवरेज इक्वल टू बचेगा 1/t, और पी डी टी का वैल्यू जो था वो आई था, तो यह आ जाएगा 1/2। अच्छा यहाँ टी भी था 1/2, तो ये टी, तो 1/2 ये वी नोट आई नोट कॉस फाई इंटू क्या बचेगा टी, ये टी माइनस 0, तो टी भी गुना में था तो टी से टी यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो पी एवरेज इज इक्वल टू वी नोट आई नोट बटे 2 इंटू कॉस फाई। तो ये औसत पावर कंज्यूम कितना होगा, ये पी एवरेज है। इसी को अगर हम लिखना चाहें तो वी नोट बाई √2 आई नोट बटे √2 लिख सकते हैं इंटू कॉस फाई। तो इसी कॉस फाई को पावर फैक्टर कहा जाता है, चूँकि कॉस फाई पे भी पावर का वैल्यू डिपेंड करेगा, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो इसमें पी एवरेज इज इक्वल टू, चूँकि वी आर एम एस इक्वल टू होता है वी नोट बटे √2 और आई आर एम एस इज इक्वल टू बचता है आई नोट बटे √2। तो देखो ये कितना हो जाएगा, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस और ये कॉस फाई। तो ये पावर कंजम्पशंस है, इसी को पावर कंजम्पशंस का फार्मूला कहेगा तो यहीं लिख के छोड़ सकते हैं। लेकिन कॉस फाई इज इक्वल टू अगर लिखना हो तो पी एवरेज डिवाइडेड बाय वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस लिख सकते हैं। क्योंकि ये जो पावर वर्चुअल है, ये वी आर एम एस आई आर एम एस को वर्चुअल पावर कह सकते हैं, चूँकि पी भी मतलब वर्चुअल, तो ये पी इक्वल टू वी आई होता है ना, तो ये आर एम एस है, ये भी आर एम एस है, तो आर एम एस वैल्यू को वर्चुअल वैल्यू भी कहते हैं, तो इसको पी भी लिख सकते हैं। क्योंकि अब वी आर एम एस और आई आर एम एस का जो वैल्यू है पी इक्वल टू वी आई, तो ये वर्चुअल पावर इसको कहा जा सकता है। तो पी एवरेज बटे पी वर्चुअल
P वर्चुअल लिख सकते हैं। इसको अगर हम लिखें तो वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति, इसको क्या लिख सकते हैं ऊपर, वास्तविक शक्ति, और इसको क्या लिखेंगे, आभासी शक्ति। तो वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति के जो अनुपात को भी हम लोग कॉस फाई कहते हैं। इसी का वैल्यू कई बार R/Z करके आया करता था, R/Z कॉस फाई। ये पावर फैक्टर है यानी शक्ति गुणांक है। तो सभी P एवरेज मतलब रियल पावर और वर्चुअल पावर का ये रेशियो है, या एवरेज पावर और वर्चुअल पावर का ये क्या है, रेशियो है। इसको कॉस फाई हम लोग कह सकते हैं। इसी में जैसे मान लीजिए कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट, फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट यानी शुद्ध प्रेरकीय परिपथ के लिए अगर हम बात करें तो शुद्ध प्रेरकीय परिपथ के लिए ये जो कलांतर होता था, फाई क्या है, कलांतर यानी फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज होता है। ये फाई फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज ये 90 डिग्री होता था। तो कॉस फाई का वैल्यू वहाँ क्या आ जाएगा, कॉस फाई का वैल्यू कॉस π/2 और कॉस π/2 का वैल्यू 0 होता। तो चूँकि P एवरेज इक्वल टू होता था VRMS और IRMS कॉस फाई, तो चूँकि प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए π/2 ये फाई का वैल्यू π/2 आ गया। चूँकि यहाँ जो है करंट और वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस कितने का होता था, π/2 का होता था। तो ये पावर एवरेज क्या आ जाएगा, 0। पावर एवरेज 0 हो गया, यानी औसत शक्ति का जो क्षय है ये 0 हो गया प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए, यानी शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में। तो शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शक्ति का क्षय जो है वो 0 हो जाता है। इसी तरीके से प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की भी हम बात करें, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, फॉर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट यानी शुद्ध धारितीय परिपथ। तो शुद्ध धारितीय परिपथ के लिए अगर हम बात करेंगे तो यहाँ भी जो कलांतर है π/2 का होता, चूँकि यहाँ भी करंट और वोल्टेज के बीच जो फेज डिफरेंस है वो π/2 का होता। तो यहाँ भी पावर एवरेज इक्वल टू VRMS IRMS और कॉस फाई करेंगे तो फाई का वैल्यू यहाँ भी π/2 होगा। क्योंकि यहाँ भी कैपेसिटिव सर्किट यानी धारितीय परिपथ में करंट और वोल्टेज के बीच कलांतर π/2 का है, तो कॉस π/2 0, तो शक्ति का जो क्षय है ये 0 हो जाएगा। तो चलिए ये था शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शक्ति का खपत कितना होगा। तो इस तरीके से और दूसरे परिपथ में भी कॉस फाई का वैल्यू आसानी से निकाला जा सकता है। तो शक्ति का खपत कितना ज़्यादा या कम होगा आसानी से डिसाइड किया जा सकता है। अच्छा, इसी में शुद्ध धारितीय परिपथ में या शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शक्ति का खपत जो है ये 0 आया। तो इस परिपथ में जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है इसको हम लोग वाटहीन धारा कहते हैं। तो पूछेगा वाटहीन धारा क्या है, वाटहीन धारा, तो हम लोग बोलेंगे कि शुद्ध धारितीय परिपथ या शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा वाटहीन धारा कहलाता है। वाटहीन धारा क्यों कहते हैं, क्योंकि इस परिपथ में करंट जो फ्लो होता है, तो करंट फ्लो होने में पावर कंजम्पशंस नहीं होता, यानी पावर का शक्ति का जो खपत होता वो नहीं होता है। इस वजह से इसमें प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है उसको हम लोग वाटहीन धारा कहते हैं, वाटलेस करंट। कई बार वाटहीन धारा 2 नंबर में पूछा भी है, वाटलेस करंट क्या होता। तो वाटलेस करंट को हमने कैसे डिफाइन किया कि शुद्ध धारितीय परिपथ या शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है उसी को वाटहीन धारा कहते हैं। क्यों कि चूँकि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने में शक्ति का खपत या शक्ति का क्षय नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि डीसी करंट के लिए आवृत्ति कितना होता, क्योंकि इससे भी छोटा छोटा 1-2 ऑब्जेक्टिव आता है, याद रखेंगे। फॉर डीसी यानी फॉर डायरेक्ट करंट यानी दिष्ट धारा के लिए, दिष्ट धारा के लिए
अगर शॉर्ट में डीसी लिखते हैं तो इसको पूरा बोलते हैं डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट की अगर हम बात करें तो इसकी आवृत्ति जो होती है ये 0 होती है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। डायरेक्ट करंट के लिए आवृत्ति कितनी होती है? 0। तो चूँकि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है और आवृत्ति ही 0 हो गया तो कोणीय आवृत्ति भी क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। कोणीय आवृत्ति क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इससे रिएक्टेंस में परिवर्तन आएगा। तो जैसे मान लीजिए धारितीय प्रतिघात की हम बात करेंगे तो धारितीय प्रतिघात कितना होगा? तो XC इज इक्वल टू होता था 1/ओमेगा C। तो 1/ओमेगा C, चूँकि ओमेगा का ही वैल्यू 0 हो गया तो 0 गुना C, तो 1/0 ये इन्फिनिटी। तो याद रखेंगे दिष्ट धारा। अच्छा, ये इन्फिनिटी आया किसके लिए? दिष्ट धारा के लिए। दिष्ट धारा के लिए आवृत्ति क्या होता है? 0 होता। तो आवृत्ति 0 होने से कोणीय आवृत्ति 0 हो गया, जिसकी वजह से धारितीय प्रतिघात कितना हो गया? इन्फिनाइट। तो याद रखेंगे जब कभी भी डायरेक्ट करंट हम कैपेसिटिव सर्किट में यानी प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में फ्लो करेंगे तो उसको पूर्णतः वो अवरोधित करता है, प्रवाहित होने नहीं देगा, चूँकि इसका प्रतिघात जो है ये अनंत हो जाता है। इसी तरीके से दिष्ट धारा के लिए प्रेरकीय, कई बार पूछा है कि धारितीय प्रतिघात बताएं दिष्ट धारा के लिए। दिष्ट धारा के लिए धारितीय प्रतिघात कितना हो जाएगा? अनंत। और प्रेरकीय प्रतिघात अगर दिष्ट धारा के लिए अगर हम देखेंगे तो प्रेरकीय प्रतिघात ये XL होता है और XL इक्वल टू ओमेगा L। तो यहाँ भी XL इक्वल टू ओमेगा 0 हो जाता है दिष्ट धारा के लिए। तो XL क्या हो जाएगा? 0। यानी जब कभी भी दिष्ट धारा को हम प्रेरकत्व में प्रवाहित करते हैं तो ये रुकावट उत्पन्न करता ही नहीं है, ये इसको रोकता ही नहीं है। यानी देयर इज नो हिंड्रेंस या अपोजिशंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टिव सर्किट्स फॉर डायरेक्ट करंट। यानी दिष्ट धारा के लिए कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि प्रेरकीय प्रतिघात में दिष्ट धारा के लिए प्रतिघात 0 होता है। प्रेरकीय परिपथ के लिए जो प्रेरकीय प्रतिघात है दिष्ट धारा के लिए कितना होगा? 0 होगा। और धारितीय प्रतिघात दिष्ट धारा के लिए कितना होगा? तो वो अनंत होता है। तो चलिए ये सब कॉन्सेप्ट धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया। अब हम ये वाटहीन धारा के लिए हम बात करें। अब बचा खुचा कॉन्सेप्ट जो कुछ भी होगा हम अगले वीडियो में बात करेंगे। एक मेनली टॉपिक जो बच गया वो ट्रांसफार्मर बच गया है। तो ट्रांसफार्मर के बारे में मोटा मोटी हम चर्चा आज कर देते हैं। ट्रांसफार्मर को अंग्रेजी में लिखें या हिंदी में लिखेंगे, ट्रांसफार्मर ही लिखते हैं आप। हालांकि पुराने ज़माने की बुक जब आप पढ़ोगे तो ट्रांसफार्मर को हिंदी में परिणमित्र लिखा है, परिणमित्र लिखा है। ये ट्रांसफार्मर होता क्या? यह एक विद्युत चुंबकीय युक्ति है जो कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। मतलब उच्च प्रत्यावर्ती धारा को निम्न प्रत्यावर्ती धारा में तथा निम्न प्रत्यावर्ती धारा को उच्च प्रत्यावर्ती धारा में बदलने का काम करता है, तथा हाई उच्च प्रत्यावर्ती विभव को निम्न प्रत्यावर्ती विभव में तथा निम्न प्रत्यावर्ती विभव को उच्च प्रत्यावर्ती विभव में भी बदलने का काम करता है। ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये भी कहीं न कहीं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे आधारित है। ट्रांसफार्मर भी 2 तरीके का होता है। इसको एक को बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक को बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, जबकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है वो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। अब इसके बनावट और क्रियाविधि के बारे में और इसका क्या उपयोग है, इसमें ऊर्जा की हानि किन किन माध्यमों से होती है, तो ऊर्जा की हानि के लिए भी इसमें बहुत सारा टर्म है। जैसे एक होता ताम्र ह्रास, लौह ह्रास, शैथिल्य ह्रास, तो या कई बार साउंडिंग की वजह से भी इसमें हरासमेंट आता है। तो इन सब वजहों से लॉस ऑफ एनर्जी होता है। तो ये ताम्र ह्रास क्या होता है, इसको मिनिमाइज करने का क्या उपाय है? लौह ह्रास क्या होता है, इसको मिनिमाइज करने का क्या उपाय है? शैथिल्य ह्रास क्या होता है, इसको मिनिमाइज करने का क्या उपाय है? चुंबकीय फ्लक्स क्षरण क्या होता है, इसको मिनिमाइज करने का क्या उपाय है? इन सब के बारे में इन डिटेल से हम अगले वीडियो में बात करेंगे कंप्लीट ट्रांसफार्मर के ऊपर। आज भर हम इतना ही छोड़ेंगे। अगर ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल है तो आप लोग अपने साथियों में इस वीडियो को शेयर करें तथा आप लोग लाइक भी करें। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो निश्चित रूप से कोऑपरेट करें। और
इसी तरीके का हम हर चैप्टर का वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो बोर्ड एग्ज़ाम से पहले सारा कॉन्सेप्ट का वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए आज भर हम इतना ही छोड़ते हैं। धन्यवाद।